तो अपने हिसाब से श्रेष्ठ लगते हैं चीजें। वही तो है, जहाँ भी एक राजनीतिक बायसनेस जहाँ भी आ रही है तो वहां से मैं खुद हटती चली जाती हूँ। और देखिए, हर व्यक्तित्व जो है अपनी सीमाओं के साथ होता है। मेरी तरह से टेलर मेड कोई बनकर आता नहीं है, तो जो भी प्रेजेंट लोग हैं मुझे तो उसी में से चुनना था। आपने मेरे से आग्रह किया मैं बताऊं नाम, तो मैंने एक नाम बताया है, लेकिन सब मैं उस पक्ष को अगर छोड़ दिया जाए। नहीं, नाम बताने का मकसद क्या होता है, क्योंकि जैसे मैं अगर इस पेशे में हूँ जी, तो मैं भी किसी को फॉलो तो करता हूँ जी, तभी मैं आदमी आगे बढ़ता है, तब एक बच्चा भी किसी को फॉलो करता है कि मैं ऐसा बन, इसके जैसा बनूं। आगे की भी कुछ रचनाएं मैंने पढ़ी थी, एक और रचना है त्याग पत्र वगैरह। तो कुछ रचनाओं ने भी अपने आप में काफी प्रभावित किया। प्रेमचंद जी को भी मैंने खूब पढ़ा है। तो किसी एक व्यक्ति विशेष को मैंने अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ने के मतलब प्रयास नहीं किया, ये अंदर से ख्याल नहीं आया, क्योंकि वही है कि समाज से जैसे जैसे घटित होता गया, वो रचना जिस रूप में आई स्वयं बनकर आई, वो कविता थी या उपन्यास था या लेख था, तो मैं वैसे लिखती चली गई हूँ। किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति मेरा देखिए, एक चीज और भी है, जब हम साहित्य और समाज की बात करते हैं तो अधिकांश साहित्यकारों में देखा कि उन्होंने जो लिखा है उसके साथ ही कहीं न कहीं वो सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं अपने आप। क्योंकि अगर आप समाज के करीब हैं और समाज में जो हो रहा है उससे अगर आप सशरीर नहीं जुड़ते हैं तो आप शायद उतना अच्छा साहित्य को भी उतनी सशक्त गति नहीं दे पाते हैं। आपको नहीं लगता ऐसा कि एक साहित्यकार को कहीं न कहीं सामाजिक आंदोलन से, सामाजिक आंदोलन का मतलब नारेबाजी करने से मतलब नहीं है, मतलब जुड़े रहना चाहिए। संयोग से आप जुड़ी हुई हैं, आप जो बात कर रही हैं। एक्चुअल में वो सामाजिक आंदोलन और साहित्यिक आंदोलन मैं थोड़ा दोनों को अलग करके चलती हूँ। और साहित्य में कुछ लोग एक खास किस्म की लहर चलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उससे बहुत मतलब प्रेमचंद की बात जी, प्रेमचंद ही नहीं, उस दौर के तमाम साहित्यकारों के अगर नाम लें, जैसे आपने मंटो का जिक्र किया जी, और फैज का जिक्र किया और अन्य सारे, इन सब ने उस समय बहुत बढ़ चढ़ करके फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था। और प्रेमचंद के जैसे गोदान वाले जो कहानी उपन्यास हैं, ज्यादातर उपन्यास उनमें वो एक राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है कि उसमें जो हो रहा है और उसके साथ तो वो जाहिर सी बात है। तब लेकिन आज ऐसा दिखाई पड़ता है कहीं कहीं को कि जो मौजूदा पीढ़ी है साहित्यकारों की वो सामाजिक कम है, साहित्यिक ज्यादा है। हाँ, ये मतलब अगर साहित्यिक आंदोलन के साथ जुड़ेंगे तो साहित्यिक ही लगेगी। अगर आप एक राजनीतिक विचार की बात करें तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं में स्थिरता नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ समाहित होती रहती है। राजनीतिक विचार का मतलब किसी पार्टी विशेष से जुड़ा होना या किसी दूसरी पार्टी का विरोध करना नहीं है। असल में जहाँ से जो अच्छा लगे, मैं बहुत ज्यादा ना राजनीति नहीं, राजनीति का मतलब तो यह है कि आपकी विचारधारा है जी, आप किसको पसंद करते हैं। जैसे आप देखें, मार्क्स ने आपको एक सिद्धांत दिया, एक दृष्टि दी थी जी। मार्क्स के सिद्धांत को उसका अनुसरण करने वाले, उसका अनुयायी करने वाले दो देश अलग अलग किस्म के थे जी। एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ चीन था जी। तो चीन में वहां की जो वास्तविक भार था वो था वहां की एग्रेरियन इकोनॉमी जी, और रूस में था इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो दोनों के अलग अलग द्वंद थे जी। लेकिन उन्होंने मार्क्स का जो दास कैपिटल था उसके बेसिस पर उन्होंने अपने हिसाब से अपने यहाँ की, तो ये एक विचारधारा है। और दूसरा भी कोई भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती है कि हम जनता की भलाई करेंगे, हम गरीब, दृष्टिकोण अलग अलग है। तो उसी तरीके से अगर हम साहित्य में राजनीति की बात करें तो किसी पार्टी की बात नहीं करें, वैचारिक स्तर पर। उस समय तो आप देखें जिस समय विभाजन का हम जिक्र कर रहे थे, और विभाजन के टाइम पर भी कई तरह की विचारधाराएं थी, लेकिन उस समय सबका एक ही मकसद था कि देश की आजादी, देश की आजादी। आज अगर हम देखें, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आज के दौर में साहित्यकारों के लिए ऐसा कौन सा मुद्दा है, उस समय आजादी का मुद्दा था, आज के दौर में विकास एक ही मुद्दा है, प्रथम और अंतिम मेरी नजर में विकास। अगर आपकी निगाहें विकास पर हो जाती हैं तो विकसित होने के लिए कुछ फंडामेंटल चीजें एक जैसी रहेंगी। बिना नैतिकता के आप विकास भी नहीं कर सकते हैं, और जब तक आपसी सद्भाव नहीं होगा तो आप विकास नहीं कर सकते हैं। विकास की जरूरी शर्त है कि आपस में सामंजस्य रखिए, भेदभाव दूर कीजिए, हिंसा से दूर रहिए। तो एक ही मुद्दा है, विकास। और मुद्दा ये है कि विकास साहित्य का हिस्सा कैसे बने,
क्यों नहीं हम साहित्य की बात करते हैं। हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि कैसे बनेगा विकास, साहित्य का मुद्दा कैसे बनेगा। आज तो वो एक पायदान ऊपर आ गया है, विकास अब राजनीति का मुद्दा बन गया है, और वही विकास का मुद्दा जो राजनीति में है वो साहित्य में कैसे आएगा, ये हम आपसे जानते हैं। अभी कुछ साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, गुरु। कहा जाता है कि ये धीरूभाई अंबानी जी से प्रभावित है। ये भी एक साहित्य का भाग ही है कि किसी कहानी को आधार बनाकर जब फिल्म बनाई जाती है, उन्होंने विकास के लिए प्रयास किया। शुरुआत व्यक्ति अपने से कर सकता है, लेकिन अंत में अगर वो हजारों लाखों लोगों को लाभ दे रहा है तो वो विकास भी तो उस साहित्य जगत का एक हिस्सा हुआ ना। तो मतलब जो लोग जीवन में सफल हैं, बजाय उसको कि सिर्फ गाली दी जाए। देखिए, एक तो आपने बात की उनकी धीरूभाई अंबानी की, एक विकास तो हुआ जी, मतलब ये आप व्यक्तिगत तो वो अलग बात है कि वो एक व्यक्ति का विकास हुआ और व्यक्ति के वंशों का विकास हुआ, वो अलग बात है जी। लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं जी, जहाँ बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, वो काम करते हैं, उनके विकास की चिंता है, वो कैसे साहित्य का हिस्सा बनेगा। उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। उनके जैसे हमारी एक मेरी किताब आई है, ये माताएं अनब्याही, तो उड़ीसा में तकरीबन 40,000 माताएं हैं जो कि शादी के बगैर जिनके यहाँ बच्चे उत्पन्न हुए। तो ये जीवन की कठिनाइयां हैं जिसको हम लोगों से रूबरू मिले। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं सुनीता जी, चूंकि आपने एक मुद्दा उठाया और हम ये कहते हैं चूंकि आपने एक नया आयाम भी दिया है कि साहित्य का एक जो आज का दौर होना चाहिए वो विकास का दौर होना चाहिए, और साहित्य में विकास कैसे प्रवेश करे हम समझते हैं जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी। सुनीता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमको यही विश्राम लेना पड़ेगा। तो साहित्य संसार के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी किसी और शख्सियत के साथ हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है साहित्य में खास। तब तक के लिए दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।